दोस्तों एक महिला थी और उसकी एक जवान बेटी थी। लेकिन इन दोनों का इतना बुरा वक्त चल रहा था कि ना तो ये लोग सही से जी पा रहे थे और ना ही मर पा रहे थे। क्योंकि दोस्तों उस महिला का पति उसको तलाक दे दिया था और दूसरी लड़की से शादी कर लिया था। दोस्तों दोनों माँ और बेटी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रही थी। तभी उस महिला को एक बहुत बड़ी बीमारी के बारे में पता चलता है। तो दोनों माँ और बेटी इलाज करवाने के लिए शहर के बहुत बड़े अस्पताल जाते हैं। लेकिन शहर जाते वक्त रास्ते में ही उनका सारा पैसा चोरी हो जाता है। लेकिन दोस्तों वो लड़की ये सारी बात चोरी होने की अपनी माँ को नहीं बताती है, क्योंकि अगर वो ये सारी बातें अपनी माँ को बताएगी तो उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। यही सब सोचकर वो नहीं बताती है। तभी दोस्तों डॉक्टर साहब वहाँ पर आते हैं और कहते हैं उस लड़की से कि जल्दी से जाकर ये दवाई लेकर आओ, तुम्हारी माँ को देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा तो उनकी मौत हो जाएगी। अब दोस्तों उस लड़की के पास पैसा तो था नहीं, तो वो लड़की अस्पताल के बाहर जाती है और लोगों से रो रो कर पैसा मांगने लगती है, भीख मांगने लगती है, ताकि वो अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर सके। लेकिन दोस्तों जब ये सारी बात उसकी माँ को अस्पताल के अंदर पता चलता है कि सारा पैसा, पर्स, मोबाइल सब कुछ चोरी हो गया है, तो उसकी माँ अस्पताल के अंदर ही दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे बीमारी से पहले ही उस चोरी के कारण उस महिला की जान निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों तभी अस्पताल के अंदर एक व्यक्ति आता है और उस महिला के दवाई का सारा खर्च उठा लेता है और फिर उस महिला को और उस महिला की बेटी को अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन दोस्तों अपने साथ जब लेकर जाता है तो उसके बाद उन दोनों के साथ जो भी कुछ करता है आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों आखिर कौन था वो आदमी और उस महिला से उसका क्या रिश्ता था और क्यों उस महिला को देखकर वो आदमी अस्पताल में रोने लगा था। दोस्तों बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं रोज़ रोज़ आप लोग को सुनाता रहूँ। दोस्तों ये कहानी झारखंड के जहांगीराबाद जिले का है। एक महिला थी जिनका नाम सरिता देवी होता है और उनकी उम्र महज 40 साल के आसपास होती है। दोस्तों उनकी लड़की थी, उसका नाम मधु होता है और उसकी उम्र 17 साल के आसपास होती है। दोस्तों दोनों माँ और बेटी बहुत गरीब होती हैं और बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती हैं। लेकिन दोस्तों सरिता देवी के पेट में कई साल पहले से ही दर्द रहता था और धीरे धीरे वो दर्द बहुत ज़्यादा ही बढ़ता चला जा रहा था। तो दोस्तों एक दिन सरिता देवी अपने जिला चिकित्सालय पर जाकर अपना चेकअप करवाती हैं तो उनको पता चलता है कि उनके पेट में ट्यूमर हो गया है। अब दोस्तों सरिता देवी जब ट्यूमर की बात सुनती हैं तो दोनों माँ और बेटी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। तो डॉक्टर साहब उनसे ये भी कह देते हैं कि देखिए इसका इलाज यहाँ पर नहीं होगा, इसका इलाज किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में होगा या फिर किसी बहुत बड़े अस्पताल में होगा। अब दोस्तों सरिता देवी को मौत का डर सताने लगता है और साथ में उनको ये भी डर सताने लगता है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरी जवान बेटी का क्या होगा, वो किसके पास जाएगी, कौन उसका ख्याल रखेगा। यही सब सोचकर दिन प्रतिदिन वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और धीरे धीरे उनका पूरा जो शरीर है वो सूखने लगा था। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी सिर्फ टेंशन लेने की वजह से। और दोस्तों उस समय उनके पास पैसा भी नहीं था, तो वो अपना इलाज किसी बड़े अस्पताल में जाकर कैसे करवा पाती। दोस्तों उनके पास कोई रास्ता जब नजर नहीं आता है तो उनके पास एक जमीन थी, उसी जमीन को 20,000 रुपए में गिरवी रख देती हैं और जो पैसा मिलता है उस पैसा को लेकर सरिता देवी और उनकी बेटी रांची चली जाती हैं वहां के सदर अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए, अपना चेकअप करवाने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरिता देवी का एक रिश्तेदार रांची में ही रहता था, तो ये लोग पहले से ही फोन पर बातचीत करके अपने रिश्तेदार के घर पर ठहरने का व्यवस्था बना लेते हैं और अगले दिन सदर अस्पताल में अपना चेकअप करवाने के लिए सरिता देवी और उनकी बेटी चली जाती हैं। वहां जाने के बाद बहुत सारे जांच किए जाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि कुल मिलाकर उनके शरीर का जांच पड़ताल करने में और रिपोर्ट आने में पूरे 5 दिन का वक्त लग जाता है। लेकिन इन 5 दिनों के अंदर उनके रिश्तेदार के लोग बहुत ज्यादा सरिता देवी से परेशान हो चुके थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि ये लोग उनके घर पर रुके। दोस्तों सरिता देवी वहां पर रहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी, इसलिए उनको वहां पर रहना पड़ रहा था। अब दोस्तों 5 दिन बाद जब रिपोर्ट सामने आती है तो डॉक्टर साहब सरिता देवी से कहते हैं कि देखिए जल्दी से जल्दी आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन अभी नहीं होगा, आपका ऑपरेशन 2 महीने
बाद होगा, क्योंकि उससे पहले कोई डेट खाली नहीं है, सभी डॉक्टर साहब लोग व्यस्त हैं। अब दोस्तों सरिता देवी को वहां पर डॉक्टर साहब 2 महीने का डेट दे देते हैं और 2 महीने का सरिता देवी वहां से दवाई लेती हैं और फिर अपने रिश्तेदार के घर पर जाती हैं, वहां सारा सामान वामान पैक करती हैं और उनको बताती है कि मैं 2 महीने बाद फिर से आऊंगी क्योंकि मेरा उस समय ऑपरेशन होगा। अब दोस्तों इस तरीके से सरिता देवी वहां अपने रिश्तेदारों से बातचीत करने के बाद अपना सारा सामान लेकर अपनी बेटी के साथ अपने पुराने वाले घर पे चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों जब 2 महीने का वक्त गुजर जाता है तो सरिता देवी के रिश्तेदार के लोग सोचते हैं कि कहीं सरिता देवी फिर से वहां पर ना आ जाए अपना ऑपरेशन करवाने के लिए। इसलिए दोस्तों वो लोग पूरे फैमिली के लोग 10-15 दिन का प्लान बनाते हैं और प्लान बनाकर घूमने निकल जाते हैं उनके आने से पहले ही, क्योंकि दोस्तों उन लोग को उस ऑपरेशन का डेट जो था वो पता था कि वो लोग किस डेट पर आएंगे, इसलिए वो लोग पहले ही निकल गए थे। अब दोस्तों जब सरिता देवी का ऑपरेशन का टाइम आ जाता है तो सरिता देवी घर से निकलने से पहले अपने रांची वाले रिश्तेदारों को फोन करती हैं और बताती हैं कि मैं आने वाली हूं, मेरा ऑपरेशन का समय हो गया है। तो दोस्तों उनके रिश्तेदार के लोग कहते हैं ना कि देखिए ना, हम लोग तो घर पर नहीं है, हम लोग घूमने के लिए आए हैं और हम लोग को वहां आने में 10-15 दिन का समय लग जाएगा। आप एक काम करिए, आप लोग अस्पताल के बगल में ही आप लोग को किराए पर रूम मिल जाएगा, वहां पर आप लोग रुकेंगी तो नजदीक रहेगा अस्पताल, वहां से तो आप लोग को परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरीके से सरिता देवी अपनी बेटी को लेकर रांची पहुंच जाती हैं और वहां जाने के बाद अस्पताल के बगल में जब रूम ढूंढने की कोशिश करती हैं तो दोस्तों अस्पताल से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक रूम मिल जाता है। अब दोस्तों दोनों माँ और बेटी खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं और अगले दिन जब अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर साहब सरिता देवी को एडमिट कर लेते हैं और कहते हैं कि 2 दिन बाद आपका ऑपरेशन होगा। लेकिन जब 1 दिन बीत जाता है तब सरिता देवी अपनी बेटी से कहती हैं कि बेटी देखो ना, ऑपरेशन के बाद पता नहीं तुमको कितने दिन तक मेरे साथ यहाँ पर रहना पड़ेगा, तुमको समय नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो, तुम रूम पर चली जाओ और जाकर अच्छे से नहा लो, धो लो, कुछ खा पी लो, एकदम से फ्रेश हो जाओ, पता नहीं तुमको फिर से मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जो उसकी लड़की थी मधु ना, वो मधु अपने रूम पर जाती है, वहां पर पर्स वर्स रखती है अपना, नहाती है, धोती है, खाना पीना खाती है और फिर वहां से जब अस्पताल के लिए निकलती है तो वहां से अस्पताल 1 किलोमीटर की दूरी पर था। तो दोस्तों वहां से ऑटो पकड़ के अस्पताल पर आती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो अस्पताल पर पहुंचती है और ऑटो रिक्शा से नीचे उतरती है तो दोस्तों वो देखती है ना कि उसका जो पर्स था जिसमें मोबाइल और पैसा रखा हुआ था वो ऑटो के अंदर ही कोई चुरा लिया था, उसके बगल में कोई बैठा था और वहीं से कोई खींच कर चुरा लिया था, उसको पता भी नहीं चला था। अब दोस्तों मधु ऑटो रिक्शा के अंदर इधर उधर अपना पर्स ढूंढने लगती है, लेकिन दोस्तों उसको वहां पर उसका पर्स नहीं मिलता है तो वो जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि माँ के इलाज का सारा पैसा उसी में रखा हुआ था और उनके पास एक मोबाइल फोन था जिससे वो फोन करके अपने रिश्तेदारों को फोन कर सकती थी, कुछ बता सकती थी अगर कोई प्रॉब्लम होती तो। लेकिन वो फोन भी अब चोरी हो चुका था। अब दोस्तों उस समय ना जो रिक्शा वाला था वो भी उल्टा सीधा मधु को सुनाने लगता है और कहता है कि जब पैसा नहीं था तो क्यों बैठी हो। तो इस तरीके से मधु वहीं पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगती है तो रिक्शा वाला भी कुछ नहीं बोलता है, वो भी चुपचाप वहां से चला जाता है। अब दोस्तों आधे घंटे बाद मधु सोचती है कि चलो माँ को देखते हैं, माँ काफी देर से मेरा इंतजार करी होगी क्योंकि वहां से निकले हुए काफी देर हो गया है। तो इस तरीके से मधु जब अपने माँ के पास पहुंचती है तो सरिता देवी उसका रोता हुआ चेहरा देखकर पहचान जाती हैं और उससे पूछती हैं कि बेटी क्या हो गया है और तुम रो क्यों रही हो, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तब दोस्तों मधु कहती कि माँ देखो ऐसी बात नहीं है। तब सरिता देवी कहती हैं कि बेटी तुम्हारा पर्स कहाँ है। तब दोस्तों मधु इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं पर्स तो अपना कमरे पर ही भूल आई हूँ। तब दोस्तों सरिता देवी कहती हैं कि बेटी अब फिर से तुमको वहां पर जाना पड़ेगा तो किराए का पैसा लगेगा, लेकिन जाने तो कोई बात नहीं है, जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो तुम रूम पर जाकर पैसा लेते हैं ना, तब तक तुम मेरे पास बैठो। अब दोस्तों मधु वहां पर बैठकर अपनी माँ से बातें करने लगती हैं। तो धीरे धीरे शाम हो जाता है, तभी वहां पर डॉक्टर साहब आते हैं और एक पर्ची पर कुछ दवाइयों का नाम लिखते हैं और मधु से कहते हैं कि बेटा ये दवाई लेकर आ जाओ, रात को इन दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारी माँ को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और कल सुबह में इनका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन से पहले 2 यूनिट ब्लड की भी जरूरत पड़ेगी, अस्पताल में जमा करवाना पड़ेगा। अब दोस्तों जब ये बात मधु सुनती है तो वो डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब हम लोग कहाँ से ब्लड का व्यवस्था करेंगे, और यही बात सरिता देवी भी कहती हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए जब आपका ऑपरेशन होगा तो आपको ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं से आपको ब्लड का व्यवस्था करना ही पड़ेगा। क्या
क्या आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में ऐसा कोई नहीं है जो 2 यूनिट ब्लड दे सकता है? अगर आप लोग ब्लड का इंतजाम नहीं करेंगी तो मजबूरी में मुझे ऑपरेशन का डेट टालना पड़ जाएगा और ऑपरेशन का अगला डेट आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों जब ये बात दोनों लोग सुनती हैं तो माँ और बेटी दोनों लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और दोस्तों मधु और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं क्योंकि उसका मोबाइल, उसका पर्स, उसका पैसा सब कुछ चोरी हो गया था और ये बात उसकी माँ को पता भी नहीं था। तभी दोस्तों सरिता देवी मधु से कहती हैं कि मधु बेटा कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, कमरे पर जाकर मोबाइल और पैसा लेकर आओ और ये दवाई पता करो कि कितने की है, ये दवाई भी खरीद लो। मैं अपने रिश्तेदार के लोगों से फोन करके बात करती हूँ, शायद वो लोग कहीं से ब्लड का व्यवस्था कर सकते हैं, उन लोग का यहाँ पर परिचय होगा तो हम लोग की थोड़ी सी मदद हो जाएगी। अब दोस्तों मधु वहां पर करती भी तो क्या करती, मधु चुपचाप वहां से दवाई का पर्ची लेती है और लेकर मेडिकल स्टोर पर जाकर पता करती है कि वो दवाई कितने की है। तो दोस्तों वो दुकान वाला कहता है कि ये दवाई 2000 रुपए की है। अब दोस्तों जब मधु 2000 रुपए का नाम सुनती है तो वहीं पर डिस्पेंसरी के बाहर फुट फुट कर रोने लगती है। तभी वहां पर 2-4 लोग खड़े थे, वो लोग पूछने लगते हैं कि बेटी क्या हुआ और तुम क्यों रो रही हो। तब दोस्तों मधु सबसे बताती है कि मेरी माँ जो है उनका ऑपरेशन चल रहा है और मेरा पर्स, मेरा मोबाइल सब कुछ चोरी हो गया है। मेरी माँ का इलाज चल रहा है, उनके इलाज के लिए मुझे दवाई लेकर जाना है और मेरे पास पैसे नहीं है। तो दोस्तों मधु अपनी पूरी कहानी जब उन लोगों को बताती है तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार इन लोग का भीख मांगने का तरीका है, ये लोग इसी तरीके से पैसा मांगते हैं, पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं कि हो सकता है उसकी माँ बीमार होगी और ये बेचारी पैसा मांग रही है, तो कुछ लोग 10-20 रुपया देकर उसको निकल जाया करते थे। तो इस तरीके से देखते देखते पूरे 8 बज जाते हैं। तभी दोस्तों जिस वार्ड में सरिता देवी एडमिट थी उसी वार्ड का एक आदमी बाहर निकल कर आता है नाश्ता पानी करने के लिए। तो मधु को देखकर पहचान जाता है और वो समझ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी माँ हमारे वार्ड में एडमिट है। लेकिन दोस्तों वो आदमी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो लड़की अस्पताल के बाहर रो रो कर लोगों से भीख क्यों मांग रही है। अब दोस्तों वो आदमी सीधा सरिता देवी के पास जाता है और सरिता देवी से कहता है कि तुम्हारी बेटी तो अस्पताल के बाहर भीख मांग रही है। तब दोस्तों सरिता देवी कहती हैं कि अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी बेटी कमरे पर गई है, उसका पर्स छूट गया था, वो लेकर बस आ ही रही होगी। तब दोस्तों वो आदमी मधु का अपने मोबाइल में फोटो खींच लिया था, वो फोटो दिखाता है और कहता है कि देखिए तो कहीं यही तो आपकी बेटी नहीं है ना। अब दोस्तों सरिता देवी जब उस फोटो में अपनी बेटी को देखती हैं भीख मांगते हुए तो दोस्तों उनका कलेजा जो है ना वो एकदम से फट जाता है, एकदम से वो रोने लगती हैं और दोस्तों अस्पताल के अंदर ही वो दहाड़े मार मार कर रोने लगती हैं। अब दोस्तों उस समय उनके हाथों में इंजेक्शन लगा हुआ था क्योंकि ग्लूकोज चढ़ा था, तो सरिता देवी वहां से उठ नहीं पा रही थी। तो उस आदमी से कहती हैं कि आप एक काम करिए, आप जाइए मेरी बेटी को बुला कर लाइए मेरे पास ताकि मैं उससे कुछ बात कर सकूं और मैं उससे पूछ सकूं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। क्योंकि दोस्तों उस समय सरिता देवी समझ चुकी थी कि जरूर उनके बेटी के साथ कुछ ना कुछ हादसा हुआ है। लेकिन दोस्तों उधर जो मधु का पैसा, पर्स और उसका मोबाइल चुराया था, वो पैसा पाकर तो बहुत खुश था, बहुत मौज मस्ती किया था। लेकिन उसके अगले दिन जब वो मोबाइल को लेकर किसी दुकान पर बेचने के लिए गया था तो दुकान पर जाने के बाद वो लड़का दुकान वाले से कहता है कि भैया ये मोबाइल मुझे बेचना है, इसका कितना पैसा आप देंगे। तब दोस्तों वो दुकान उस मोबाइल का पहले स्विच ऑफ ऑन करता है और जब फोन के स्क्रीन पर लगा हुआ फोटो माँ और बेटी का देखता है तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उस लड़के से पूछने लगता है कि ये मोबाइल किसका है, तुम किसका मोबाइल लेकर आए हो। तब दोस्तों वो लड़का कहता है कि मोबाइल मेरा है, क्यों क्या हुआ। तब उस दुकान वाला कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मोबाइल तुम्हारा नहीं है। अब दोस्तों वो लड़का थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि अरे मोबाइल मेरी बहन का है, मैं उसके लिए नया मोबाइल खरीदने के लिए आया हूं, इसलिए उसका पुराना मोबाइल मैं बेचने के लिए आया हूं। अब दोस्तों दुकानदार अपनी कुर्सी से उठकर उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करता है तो दोस्तों वो लड़का छुड़ाकर वहां से दौड़कर भाग जाता है और वहां से भागने के बाद कभी भी वो पकड़ा नहीं जाता है। अब दोस्तों वो दुकानदार उस मोबाइल के अंदर जितना भी फोटो लगा हुआ था वो सब कुछ देखने लगता है तो उसमें ज्यादातर फोटो मधु का और उसकी माँ का था और वो सारा फोटो अस्पताल का ही था। दोस्तों अस्पताल का फोटो देखने के बाद दुकानदार पहचान जाता है और फिर उस अस्पताल पर पहुंच जाता है तो अस्पताल के बाहर देखता है कि वही लड़की उसी कपड़े में बैठकर भीख मांग रही थी। अब दोस्तों वो दुकानदार जैसे ही उस लड़की के पास जाता है यानी कि मधु के पास जाता है तो मधु उससे भी पैसा मांगने लगती है और कहती है कि अंकल जी मेरा पर्स, मेरा मोबाइल सब कुछ चोरी हो गया है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, दवाई के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं।
तब दोस्तों वो आदमी कहता है कि मुझे कैसे विश्वास होगा कि तुम्हारी माँ अस्पताल में भर्ती है, क्या तुम अपनी माँ से मुझे मिलवा सकती हो। तब दोस्तों मधु इस तरीके से उस आदमी को लेकर अपने माँ के पास जाती है और जब सरिता देवी उस आदमी को अपनी आंखों से देखती हैं तो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं और दोस्तों वो आदमी भी सरिता देवी को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस आदमी का नाम रमेश यादव था और वो आदमी जो मोबाइल की दुकान चला रहा था वो कोई और नहीं था बल्कि वो आदमी सरिता देवी का पति था, जिससे 15 साल पहले उनका तलाक हो गया था। क्योंकि दोस्तों जब सरिता देवी की शादी रमेश से हुई थी तो दोनों के बीच में रिश्ता सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब दोनों के बीच में वो मधु पैदा हुई थी तो दोस्तों उसके पैदा होने के 2 साल बाद रमेश अपने ही गांव के एक लड़की से प्यार करने लगा था और उसी से शादी करके अपनी पत्नी को तलाक देकर उस अपनी प्रेमिका को लेकर रांची चला गया था और वहीं पर उसके साथ रहने लगा था। लेकिन दोस्तों जब उस दिन रमेश अपने दुकान पर उस मोबाइल के अंदर सरिता देवी का सारा फोटो वगैरह देखता है तो दोस्तों वो सरिता देवी को देखकर पहचान जाता है और उसको शक हो जाता है कि वो मोबाइल उस लड़के का नहीं है बल्कि वो मोबाइल वो चुरा कर लेकर आया है। तो इस तरीके से रमेश उस मोबाइल के जरिए उस फोटोज के जरिए उस अस्पताल तक पहुंच जाता है और फिर अपने तलाकशुदा पत्नी से मिलता है और अपनी बेटी से मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रमेश जिस लड़की से भागकर शादी किया था वो लड़की भी उसको धोखा देकर किसी और के साथ भागकर चली गई थी। उसके बाद रमेश कई बार सरिता देवी से माफी मांगने के लिए उनके घर पर आया था, उनके साथ रहने का जिक्र किया था, लेकिन सरिता देवी कभी भी रमेश को माफ नहीं की थी और हमेशा हमेशा के लिए उससे अलग हो गई थी। लेकिन दोस्तों आज जब सरिता देवी की हालत खराब हो गई थी तो रमेश उनके सामने खड़ा था और सरिता देवी रमेश को अपने पास खड़ा होता हुआ देखकर बहुत खुश नजर आ रही थी। अब दोस्तों इस तरीके से रमेश वहां पर सरिता देवी का इलाज करवाता है, दवाई का सारा पैसा देता है। उसके बाद सरिता देवी की जब तबीयत ठीक हो जाती है तो सरिता देवी को और उनकी बेटी को ले जाकर अपने साथ हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।